नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहीं ना कहीं जो आईएफ इंडियन वायुसेना पर जो हमला हुआ है उसको लेकर के 3 संदिग्ध आतंकवादियों की फोटो जारी की है। इलियास फौजी जो एक्स पाक आर्मी कमांडो हैं उनका फोटो जारी किया है। अब्बू हमजा जो लश्कर कमांडर बताए जाते हैं उनका फोटो जारी किया है। हादून पाक टेररिस्ट हैं उनका भी फोटो जारी किया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुंछ और राजौरी में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज की चिंताएं और बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी और जो हमला करने वाले आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। 3 आतंकियों की फोटो जारी की गई है। इलियास फौजी जो एक्स पाक आर्मी कमांडर हैं और अब्बू हमजा है लश्कर कमांडर हैं। हादून जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है। इन 3 लोगों की फोटो जारी की है। दर्शकों, कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं कि जो लोकसभा के 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, चौथे चरण के साथ साथ जैसे ही प्रचार आगे बढ़ रहा है वैसे ही धर्म और आरक्षण ये दोनों मुख्य मुद्दे बनते जा रहे हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि 400 से ज्यादा सीट क्यों चाहिए। उनका यह कहना है कि जो राम मंदिर में बदलाव करना चाहते हैं, राम मंदिर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश था उसमें जो कांग्रेस चाहती थी इसमें अगर सत्ता में आए तो बदलाव करना चाहिए। बाबरी ताला, उन्होंने कहा है कि बाबरी ताला एक टर्म दिया है कि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगाए, इसके लिए हमने ये तय किया है कि 400 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए। फिर आरक्षण का भी जिक्र किया है। कांग्रेस SC, ST और OBC का आरक्षण छीन करके एक विशेष धर्म को देना चाहती है और वही उन्होंने ये भी कहा है कि ये तब तक होने नहीं दिया जाएगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली NDA सरकार दिल्ली में होगी। ये इनके मंसूबों को, इंडिया ब्लॉक के मंसूबों को पूरा होने नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं धर्म और आरक्षण ये 2 मुख्य बिंदु, 2 मुख्य मुद्दे जो हैं इस वक्त प्रचार के बने हुए हैं। हम बताएंगे कि एक्चुअल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है। हम अपने दर्शकों से बताएंगे कि एक्चुअल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या। बातें करने में तो कांग्रेस के लोगों में होड़ लगी है, होड़। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कोई मानेगा क्या? अरे दुनिया के किसी देश का व्यक्ति मानेगा क्या? कांग्रेस के साथी दल के एक और नेता भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। बताओ, मैं तो कांग्रेस के शाहजादे से पूछूंगा, जरा ये बताओ भैया, आपके साथी ये सब बोल रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? ये आखिरकार अचानक एक साथ चारों तरफ से सीनियर लोगों की आवाज क्यों आने लगी है? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत। मोदी को
400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स। चर्चा का आगाज करते हैं। मेरे राइट साइड पे अभिजीत जसरोटिया जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता है, सीनियर नेता। अभिजीत, आपका स्वागत है। मेरे लेफ्ट साइड पे जगदीप सिंह हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फिर एक्सट्रीम राइट पे संजय मनहास जी हैं, आपका स्वागत है। और सुरजीत मनहास जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। ये हमारे चारों के चारों पैनलिस्ट हैं। और शुरुआत में अभिजीत जसरोटिया से करूंगा। अभिजीत जी, जो बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री की बता रही है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, पिछले कुछ दिनों में ये 400 पार का बयान जो था, जो स्टेटमेंट थी, वो बंद थी, साइलेंट हो गए थे बीजेपी के। लेकिन अचानक दोबारा 400 पार का चर्चा करना है। क्या कहीं पोल परसेंटेज तीसरे चरण में 2% कम हुई? कहीं टेंशन तो नहीं है, बौखलाहट तो नहीं है? धन्यवाद आपका विनोद जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि देश की जनता को अवगत कराना कि क्या षड्यंत्र आपके साथ हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस लेवल पे अब उतर आई हुई है, हम समझ सकते हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए ये कहीं पर भी चले जाते हैं। भले वो सैम पित्रोदा हो, जिस तरह के बयान वो पहले दिए उन्होंने, अब लेटेस्ट जो उन्होंने कहीं ना कहीं एक और बयान दिया जिसने हमारे देश के कई लोगों को घात पहुंचाया है। जो चाइना को लेकर बात की गई हो, हमारे देश के लोगों का कंपैरिजन चाइना से किया गया है। हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का, पैट्रियोटिक हिंदुस्तानियों को, जिन्होंने अपना लहू देकर हमारे देश की हिफाजत की है, ऐसे लोगों को जब आप चीन जैसे मुल्क के साथ मिलाकर बोलते हैं तो सैम पित्रोदा जो है वो कांग्रेस की मंशा आपके सामने लेकर सबके सामने आता है। यही मंशा नहीं, इनकी मंशा वो भी कुछ अलग नहीं है। जब इन्होंने लोगों को बरगला कर ये कहा था कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम इस देश का एक और विभाजन करेंगे, यानी कि हम धर्म विशेष की राजनीति शुरू कर धर्म के नाम पर आरक्षण करेंगे और SC, ST, OBC से उनका किसी तरह से छीन लेंगे, जिस तरह से हमने कर्नाटक में छीना। तो हमारे देश की जनता जो मासूम जनता है, भोली भाली जनता है, जो केवल और केवल अपना काम और कर्तव्य करना जानती है, उन लोगों को उन्होंने 60 साल तक जो बेवकूफ बना के रखा। ऐसा ना हो कि फिर से हमारी जनता जो है कहीं इनके षड्यंत्र के अंदर, इनके बुले हुए जाल के अंदर ना फंस जाए। इसलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री का दायित्व भी बनता था कि अपने देश के लोगों को अवगत कराते कि कांग्रेस के यहां पर पीठ पीछे कांग्रेस क्या प्लानिंग बना रही है। और इनके गठबंधन के जो बाकी के नेता है, भले वो फारूक साहब जैसे नेता हैं, जो आज इस तरह के बयान दे रहे हैं कि आपको लगता है कि बयान यहां से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, आप 2 मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने लोगों को अवगत कराना ये सबसे एक परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारे देश जो है इसने बड़ी त्रासदियां देखी हैं। हमें पता है कि हमारे इतिहास के अंदर 200 साल हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर रखा, उसके बाद कांग्रेस ने हमें 60-70 साल तक गुलाम बनाकर रखा, क्योंकि कांग्रेस ही जो है वो अंग्रेजों की 2 नेशन थ्योरी को यहां इंप्लीमेंट कराकर देश के 2 हिस्से, 3 हिस्से और चौथा हिस्सा भी कर चुके होते। अगर उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी शेर की तरह गरज कर लाल चौक के अंदर तिरंगा ना चढ़ाते तो आज जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, ना कि जिस तरह से अब POJ के हमारा हिस्सा होने वाला है, जिसको हम वापस लेकर आ रहे हैं। जगदीप जी से जानना चाहूंगा। जगदीप जी, कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए सैम पित्रोदा ने पेशगी ना ले रखी हो, जिस तरीके से कभी विरासती कर। अब देखिए क्या कहा है उन्होंने, पूरब के लोग चाइनीज हैं, पश्चिम के लोग अरबी जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग व्हाइट है, सफेद हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकी दिखते हैं। क्या जरूरत थी? और पहले विरासत करके बात कर दी उन्होंने। बड़ी देर। विनोद जी, आभार आपका, शुक्रिया। मेरे मित्र भाजपा से जब अपने प्रवचन जो है फरमा रहे थे यहाँ पे, तो मुझे लग रहा था कि एक तरह का कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे जी। पहली तो बात ये कि ये शायद एक बड़ी विडंबना है हमारे मीडिया की भी कि वो तमाम चले हुए कारतूस
जिनमें मैं खासतौर से आचार्य प्रमोद कृष्णन का जिक्र करूंगा, गौरव भल्लभ का जिक्र करूंगा। चलिए सैम पित्रोदा की आपने बात की, लेकिन मुझे एक बात बताइए, उन लोगों के बयानों को आधार बनाकर एक तरह का माइंडसेट जो है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनाबे हाजरीन, आज हमारे इस लोकतांत्रिक इतिहास को अगर आप गौर से देखें, ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस पद की गरिमा को तार तार करते हुए इस तरीके के बयान दिए कि सहज ही यकीन नहीं होता कि वास्तव में इस देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है। कभी वो कहते हैं कि जिन लोगों के बच्चे ज्यादा हैं उनको कांग्रेस सब उठा के दे देगी, यद्यपि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पर भी लेश मात्र हिंदू या मुस्लिम शब्द का जिक्र है। एक मिनट जरा मैं आता हूँ उस पर आता हूँ। फिर वो कभी कहते हैं कि कांग्रेस अगर आ गई तो भाई आपकी भैंसें खोल के ले जाएगी। मतलब अभी ये बात भेड़ बकरियों तक या गधे खच्चरों तक आ जाएगी। ये प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की भाव भंगिमा या उनके विचारों का जो आदान प्रदान आप देश के साथ देख रहे हैं, क्या दिखाता है ये। और दूसरी बात, अब मैं आता हूं जिस विषय पर आपने बात की जी। पहली तो बात आपने कहा कि जी माननीय प्रधानमंत्री, क्योंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री और आहत हूं, मैं दुखी हूं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति जब ऐसी बातें करता है। पहली तो बात उन्होंने कही बाबरी ताला। आप मुझे एक बात बताइए, आपने स्मृति ईरानी के जो बयान है उसका जिक्र नहीं किया, जो ये कहती नजर आ रही है कि हमने राम मंदिर बनाया, और सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ दरकिनार करते हुए वो अपना बयान देती है। आप मुझे एक बात बताइए जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ कि जिस बाबरी ताले की ये बात करते हैं, ये स्वर्गीय श्री राजीव गांधी साहब थे जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर के ताले खुलवाए। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन चुका, ये बात अलग है कि जिस न्यायाधीश ने, जिस मुख्य न्यायाधीश ने वो आदेश जारी किया, वो बाद में भाजपा में एक बड़े बेहतरीन पद पर बैठे जाके। लेकिन चलिए उस बात को दरकिनार करते हुए सवाल ये है कि जो मंदिर बन चुका, जिस मंदिर के प्रति पूरे देश की आस्था है और भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, ये बात मैं हमेशा से बता रहा हूँ, उस मंदिर को बाबरी ताले से जड़ दिया जाएगा, इस बात का कोई मतलब निकलता है। और एक आखिरी बात नेता आचार्य प्रमोद कह रहे हैं ना, वो मुझे बताइए, आचार्य प्रमोद कृष्णन, माफ कीजिएगा मैं संशोधित करना चाहूंगा, ही इज नो मोर इन द कांग्रेस नाउ एंड हिज स्कैथिंग कमेंट्स, इफ यू विल सी व्हाट द हेक ही इज टॉकिंग अबाउट while interacting with the media। आचार्य प्रमोद कृष्णन का ये दावा कि मैं उस मीटिंग में था जब माननीय राहुल गांधी साहब ने कहा कि हम ऐसे नहीं वैसे कर देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी है? चले हुए कारतूस हैं ये। कभी ये कांग्रेस जैसी जमात में बैठकर मलिक की क्रेडिबिलिटी आपको नजर है? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि सत्यपाल, मैं जवाब देता हूँ, आप बात चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। सत्यपाल मलिक की क्रेडिबिलिटी है, सुनिए मैं बताता हूँ विनोद जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ा सम्मान है मेरा आपका मेरी नजरों में। देखिए, सत्यपाल मलिक साहब एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे पदों पर आसीन रहे जिसे गवर्नर का पद कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही उन्हें नियुक्त किया गया था। तो तुलनात्मक ढंग से उनके बयान में और आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे लोग जो स्वयं घोषी आचार्य बने हुए हैं, उनके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी के बयान पे आते हैं, आर्टिकल 370 की बात होती है, बड़ी बार यहाँ पर चर्चा हुई है, आप जानते हैं क्या हासिल हुआ में आर्टिकल 370 से। और एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मोदी जी ये क्यों नहीं बताते, अनंतराम हेगड़े ने जब ये कहा कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बदल देंगे, ज्योति मिर्दा के ये लफ्ज है, उस पर क्या जवाब है इनका? चलिए मना साहब, आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी प्रेम जाग रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जब बात चली कि पीओजे को वापस लेना है, पीओके को वापस लेना, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ये किस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, फिर आपको नुकसान होता है? विनोद जी, किसने रोका है? जाइए ना, लीजिए। अगर डॉक्टर साहब ने ये बात कही है तो सोचने वाली बात है। वो भी एक परमाणु शक्ति है, उन्होंने आगाह किया है सबसे ज्यादा हमारी स्टेट सफर करेगी अगर यहाँ पे कल परमाणु बम चल पड़े। ये बात करना, आप भी अपने बच्चे को समझाते हैं कि बाहर जाकर झगड़ा मत करो, वो अगला भी आपको मार सकता है, इसमें गलत क्या है? जब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में बात करनी थी तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को आप लेके गए थे। जब आपने यहाँ पे इलेक्शन कराने थे मिलिटेंसी में, तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नजर आ रहे थे। आज उन्होंने ये बात समझाने के तौर पे कही है तो आप कहते हैं कि उनका प्रेम जाग रहा है। जब आप वहां पे जाके बिरयानी खा रहे थे तब प्रेम नहीं जागा, जब आप वहां पे जाके शाल बांट रहे थे तब प्रेम नहीं जागा, जब आपके एक बहुत बड़े लीडर वहां पे जिन्ना की मजार पे जाके फूल चढ़ा रहे थे तब प्यार नहीं जागा। ये डर गए हैं विनोद जी। 400 का आंकड़ा पहले बोल रहे थे, बीच में चुप हो गए, फिर ये डर गए जब पहली इलेक्शन हुई,
तब इन्होंने देखा मंगलसूत्र ले आए। जी मंगलसूत्र जब नहीं चला फिर भैंसे ले आए। अब भैंसे नहीं ले आए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है वहां पे अब ताला नहीं लगता, ये बाबरी मस्जिद का ताला नहीं लगता, ये डर क्रिएट करते हैं, डर की राजनीति पैदा करते हैं। ये डराना चाहते हैं और वोट लेना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है इनके पांव 3 चरणों में उखड़ गए हैं, उस लेवल पे इनका स्टेटस अब नहीं रहा। इस लेवल का आदमी, इस किस्म का प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, इस किस्म की छोटी बात करे जी और लोगों को लड़ाने की बात करें, ये सेकुलर स्टेट है। आप 28 करोड़ जनता को इग्नोर नहीं कर सकते। आप मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप उल्टा बयान कर देते हैं। कितना झूठ बोला जाता है इन वोटों के लिए, शर्म आनी चाहिए हमें। और आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की नेशनलिटी पे या उनके ऊपर आप उंगली, देशभक्ति पे उंगली उठाते हैं। राम का भजन गाने वाले पब्लिक में 50 सालों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं। मुझे बताइए इनके कोई लोग मस्जिदों में जाते हैं? टोपी पहनने से इनकार किया था इन्होंने। ये क्या सेकुलर की बात करते हैं विनोद जी? ये अपना पहले अंदर झांके, ये क्या कर रहे हैं, कहां पे लेके जा रहे हैं देश को। संजय जी आपके पास लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन जिस पार्टी का आगाज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हो, सेकुलर कैसे हो सकती, बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है आपका। और संजय मनाज से जानना चाहेंगे, संजय जी आप स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बाबरी ताला ना लगे और 370 वापस ना आए, इसलिए लाजमी है 400 से पार। हालांकि इससे पहले उन्होंने मौलाना आजाद स्टेडियम में कहा था कि 370 में संशोधन किया है, लिहाजा 370 तो सीटें बनती ही हैं। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट को लेकर के? बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। जी यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर आप ये देखते हैं कि तमाम धर्म, जाति, बिरादरी जितनी भी हैं जी वो हमारे भारत के अंदर जो है वो हमको देखने को मिलती है। अलग अलग धर्म जाति के लोग जो है यहाँ पे, और मुझे ऐसा आभास होता है कि हर 5 किलोमीटर के बाद में हमारी जो लैंग्वेज है वो बदल जाती है। और वो लैंग्वेज बदलने के बाद में ऐसा हम लोगों को आभास होता है और ऐसा देखने को मिलता है कि राजनीति में रिलीजन, धर्म जो है वो हमेशा आ ही जाता है। वो मालूम नहीं आता कैसे, वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है वो हम देखने को मिलता है कि राजनीति के अंदर जो है वो धर्म आता ही आता है। वैसे होना तो ये चाहिए कि राजनीति के अंदर ये पूछा जाना चाहिए और इस बात का व्याख्यान होना चाहिए कि आप लोगों ने कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भारत के अंदर कायम की, आप लोगों ने कितने इंस्टीट्यूशन जो हैं वो यहाँ पे लगाए, आपका हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, आप देश को किस उन्नति और किस तरक्की की ओर जो है वो लेना चाहते हैं। संजय ये बात तो ये होनी चाहिए, उसमें ये बड़े माहिर हो, बात आपको तो फिगर बता देंगे। बात तो ये होनी चाहिए जी। लेकिन आजकल हम लोगों को जो है वो मैक्सिमम ये देखने को मिल जाता धर्म है, और आरक्षण और जाति के नाम आरक्षण पर और धर्म और इलेक्शन जाति जा रहे की हैं, बातें जो है वो हम लोगों को सामने मिलती हैं। फिर इसके ऊपर भी हम लोगों को ये मिलने को मिलता है कि राम मंदिर का एक मुद्दा जो है वो वैसे गरमाया हुआ मिलता है। आप लोग देखें कि भारत के अंदर 75% जो है वो हिंदू है, और हिंदू को भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि हिंदू के ऊपर जो है अगर हम बात करेंगे तो हिंदू वोटर जो है वो जाग जाएगा जी। धर्म मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो हम लोगों को बनने के लिए जो है वो हम लोगों को परमिशन जो है वो मिली हुई है जी। और इसका पक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने वो खूब ही रखा। इसके अंदर लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है याचिकाएं दर्ज की कि हम लोगों को मंदिर जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में हमारी आस्था जो है वो जुड़ी हुई है। अब बाबरी मस्जिद जो है वो उसका समापन हो चुका हुआ है, वहां पे कोई भी मस्जिद जो है वो नहीं है। अब वो मंदिर के नाम के ऊपर वो ताला जो है वो किस प्रकार से लग सकता है और वो लगेगा क्यों, ये देखने की बात है। और इस प्रकार से अभिजीत जी से जानना चाहे। अभिजीत जी, बहुत सारे सवाल जगदीप जी ने भी किए और सुजीत जी ने भी किए। सुजीत जी ने यहाँ तक कह दिया कि जब आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ज़रूरत होती है तो यूनाइटेड नेशन में आप ढाल बना करके उनको ले जाते हैं, लेकिन अब उनको राष्ट्र विरोधी कहते हैं। पीएम पद की गरिमा का भी सवाल उठाया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो विनोद जी बात आती है कांग्रेस की, और कांग्रेस की बात मैं कहूं 363 करोड़ की मैं पहले बात किया करता था। 363 करोड़ जो झारखंड से आए थे, अभी 2 दिन पहले 36 करोड़ रुपए और निकल आया। आलमगर आलम नाम का एक इन्हीं का वहां पर मंत्री है जिसके पास से निकला है, और कहते हैं रात को 12 बजे
30 करोड़ गिनने के बाद फिर मशीनें वहां पर गर्म हुई और 6 करोड़ और फिर बाद में गिनने में सारी रात निकल गई और 36 करोड़ रुपए आलम से इस जमाने में और इस टाइम पे निकला गया जब ठेले वाला भी 10 रुपए की ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू करता है ताकि 10 पैसे देश की कंट्रीब्यूशन कर सके तरक्की के अंदर। खैर, इनका तो इतिहास इस तरह का है, देश को बांटने की, विभाजन की राजनीति करते हैं। पिछले दिनों आपको पता होगा ये दक्षिण भारत को ही साउथ इंडिया को ही अलग करने के चक्रों में पड़े हुए थे इनके बड़े सारे नेता, एक और अलग नया भारत बना दो। उसके बाद वोट जिहाद की बात आपके सामने करने वाले ये इंडिया अलायंस आपके सामने है। जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो उनकी मंशा सामने पता लगती है। अब आप बोलते हो कि किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के आए हुए जो एक फैसले को उसको किस तरह बदल सकते हैं। तो शाहबानो का केस आपको याद नहीं है? वहां पर भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था जो उस समय इन्होंने अपनी उसी मेजॉरिटी को चलते चलते सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात को दरनिकार करते हुए उन्होंने अपनी मर्जी चलाई। तो क्या इनकी मंशा के ऊपर कोई यकीन कर सकता है कि ये कितना ही सुप्रीम कोर्ट का मान रखेंगे और किसकी कितनी उसकी बात मानेंगे? अब मैं आता हूं खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। तो हमें कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जब सेकुलर का वर्ड यूज करते हैं, कम से कम अपने इतिहास में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जुड़ जाना चाहिए। कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से शुरू हुई एक पार्टी, इसके इतिहास में जरूर जाइए। और अगर आप इनके इतिहास में जाते हैं तो आपको अच्छा भला पता होगा कि इन्हीं के जो शेख साहब, मरहूम शेख साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन उस जमाने में उन्होंने आतिश चिनार खोल के पढ़ लीजिए आप, उन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा किया कि मैं यहां पर पाकिस्तान बनाऊंगा। आज अगर फारूक साहब का पाक प्रेम जाग रहा है तो इनका कोई भिन्न नहीं है, इनका इतिहास ही यही था। और इतिहास के अंदर आप जाकर देख लीजिए, आज अगर ये हमें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाषा क्या कर रहे हैं? जैसे होता ना, दो भाई खड़े, एक भाई को अगर आप थप्पड़ मारो तो दूसरा कहता है मैं भी अपने बड़े भाई को बुलाकर लाऊंगा। आज भी इनडायरेक्टली वही बात है। आप किस तरह से कर लोगे? उसके पास एटम बम है, उसके पास न्यूक्लियर बम है। अरे घर में घुसकर मारते हैं हम उसके एटम बम और न्यूक्लियर बम को। हमें अच्छी तरह से पता है ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं है कि हमारे फौजियों के शीश भी काट कर ले जाते थे तो आदमी के हाथ पीछे बांध दिए जाते थे। आज घर पे घुसकर मारना हम जानते हैं, सबक सिखाना जानते हैं। और पीओजे के ना आ जाए इसका दुख तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सताएगा ही सताएगा, क्योंकि फिर इतिहास में मैं आप सबको लेकर चलूंगा और इतिहास के चंद पन्नों के ऊपर जब मैं धूल उठाता हूं तो आपको नजर आएगा कि जब शेख साहब ने 370 यहां पर लगाया था, नेहरू जी के कहने पर सब कुछ काम हुआ, नेहरू जी को कन्विंस किया गया था 370 लगाने के ऊपर, तो जो इलाके हमारी इंडियन आर्मी ने जीते हुए थे उनको वापस क्यों प्लेटर में परोसकर पाकिस्तान को दिया गया था? पीओजे के लोगों का कसूर सिर्फ इतना सा था कि वो लोग नॉन कश्मीरी स्पीकिंग लोग थे। यहां पर भाषा के नाम पर सियासत होती रही और उनका इतना सा दोष था, तभी वो आज हमसे बिछड़ गए। अब वो वापस आना चाहते हैं और जरूर वापस आएंगे, यही भारतीय जनता पार्टी उनको वापस लेकर आएगी। लेकिन आपकी मंशा क्या है? आप कहते हो कि आप भजन भी गा लेते हो जनाब, आप सूफी भी बन जाते हो, आप सब कुछ कर लेते हो। जब आपके चुनाव आते हैं आप किसी तरह का भी कुछ भी कर लेते हो, लेकिन ये पब्लिक है, पब्लिक को आप और कितना बेवकूफ बनाएंगे। अभी वहां वोट जिहाद की बात हुई, यहां फारूक साहब ने दूसरे जिहाद की बात करना शुरू की। मैं कहता हूं कि कितने आप कश्मीरियों के खूनों के कितने प्यासे हो। 87 की रिगिंग के बाद जो आपने यहां पर किया उसके कारण 1 लाख से ज्यादा लोग आज कब्रों में दफन है जनाब। और जब यहां पर कत्लो गारत शुरू हुई, जब यहां पर लहू बहाया गया जेलम के अंदर, आप तो उस समय यहां से फ्लाइट लेकर उमर साहब को पीछे बिठाकर लंदन चले गए। 7, 8, 10 साल तक यहां पर कश्मीर में लहू बहाता रहा और फिर जब आपकी सेटिंग हो गई आप वापस आ गए। वरना खुद सोचिए, जिन कश्मीरियों को छोड़कर जलने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए आप छोड़ करके फिर से उन्हीं के मुख्यमंत्री बन गए। इसे आप क्या कहेंगे? जमहूरियत कहेंगे, इंसानियत कहेंगे या कश्मीरियत कहेंगे? क्या कहेंगे इसको आप? सर जगदीप जी आपके पास लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। होता है हम उससे हट जाते हैं, पर आज मैं कोशिश करूंगा हम उस पर बने रहें। पहले मैं आपके सवालों पे आता हूँ। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा जब भी राम जन्मभूमि की बात आती है तो अक्सर एक आरोप जो है वो कांग्रेस पे मढ़ा जाता है कि भाई आप तो एफिडेविट लेके आ गए थे, जबकि मैंने वो कई मरतबा क्लियर भी किया यहाँ पर कि वो टी वाला थे जो डीएमके से थे, नॉट द कांग्रेस। सेम कहानी यहाँ पर भी है कि अगर स्टालिन के बेटे ने कोई बयान दिया, ठीक है वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, पर व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझसे पूछे बतौर प्रवक्ता कांग्रेस या फिर पार्टी, समूची पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दे तो ये बात बनेगी नहीं। अब मैं मुद्दे पे आना चाहूँगा। देखिए, अभी आप हमारे मनाज साहब से पूछकर हटे, एक चीज़ मैं उसमें जोड़ दूँ क्योंकि अभिजीत जी ने उनको भी बड़ी नफासत से घेरने की कोशिश की। देखिए, जहाँ तक परमाणु शक्ति का सवाल है तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क रहा है जिसके ऊपर 2 मरतबा वहाँ के जो स्थानीय आतंकियों ने उनके जो परमाणु संयंत्र थे उन पर काबिज होने की कोशिश की और इनडायरेक्टली अमेरिका वहाँ बैठा हुआ है। तो उस बयान के पीछे के भावों को समझना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब मैं आता हूँ करप्शन पर। मुझे हैरत होती है जनाब, किस मुंह से ये लोग करप्शन की बात करते हैं। पिछले
एक अंतराल में अभिजीत जी, एक मिनट के लिए रोकूं आपको। जी, जगदीप जी, जी। आप इस बयान को जस्टिफाई करते हैं, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, जवाब। भारतीय होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि वो देश आपसे ज्यादा मजबूत है। विनोद जी, बात भाव आप देखिए, आप मैं बयान के बाद की बात करें। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बात लंबी हो जाएगी, फिर थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिएगा। जी। देखिए, सवाल यहाँ पर ये है, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान के पेट से बांग्लादेश पैदा किया। ये वो मुल्क है जो लाहौर तक चला गया कांग्रेस की सत्ता परस्ती में, जब आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बैठी थी। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, किसी भूमिका की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। आपको याद है कई मर्तबा हम लोग सुना करते थे अक्सर चौक चबच्चों पे, जब लोग कहा करते थे, जी हिंदुस्तान तो इतना बड़ा मुल्क है, एक एक लोटा पानी डालेंगे तो पाकिस्तान दिखेगा नहीं। मेरा फिर वही पॉइंट है कि एक ऐसा मुल्क जिस पर हमेशा से आईएसआई काबिज रही, एक ऐसा मुल्क जिसमें डेमोक्रेसी हमेशा से नाम की रही और जिसके परमाणु संयंत्रों पर उसका अपना नियंत्रण खुद का नहीं है, तो कम से अच्छा, दूसरी बात काम चलाएं फिर। नहीं, फिर सुनिए ना, नहीं, अब मैं आता हूं ना, अब मुझे दीजिए एक बात का जवाब देने दीजिए। चलिए ठीक है, मैं कहता हूं जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ देंगे, परमाणु शक्ति की भी बात आ जाए। आप मुझे बताइए, 10 साल से आप बैठे थे, आपने कितने इंच जमीन ले ली? और तीसरी सबसे अहम तरीन बात यहाँ पे देखिए, ये झूठ बोलते हैं ना जब जनाब, और सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं तो तकलीफ होती है। अभी ये बोलकर हटे, नेहरू जी का तो नाम लेना, मैं तो बोलता हूँ जिम्मेदार नेहरू कहा कीजिए, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ नेहरू जी। अब इन्होंने बोला जी प्लेट में परोस कर दे दिया। मैंने कई मरतबा यहाँ पर बताया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान का वो इलाका था जब अभी भारत जो है उसके साथ जम्मू कश्मीर का विलय नहीं हुआ था। 3 देश थे, मेजर ब्राउन वाज द पर्सन जिसने वो पूरे का पूरा इलाका उठा के पाकिस्तान को बिना एक गोली चलाए दे दिया। उनके सूबेदार को पहुंचने में हफ्ता लगा गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इलाके में। कैसे आरोप लगाते हैं हम पर? अब जरा मुद्दे पे आए, मैं 2 मिनट और लूंगा। जो अहम तरीन बात है, इन्होंने आतंकवाद पर बात की। आप मुझे बताइए, लक्षित हत्याओं का कितना लंबा सिलसिला चला? पुंछ राजौरी जैसा संभाग हमारा जो एक तरह से आतंक मुक्त हो चुका था ऑपरेशन सर्वविनाश के बाद, आज परिस्थितियां क्या है? तो दूसरा, ये बार बार कहना, देखिए एक मैं अहम तरीन बात आज यहां पर कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान, मंगलसूत्र पर इन्होंने बात की, भैंसों के बयान का जिक्र मैंने किया, मुस्लिम्स को कैसे उन्होंने संबोधित किया वो बात की। लेकिन एक बयान उनका जो अभी हालिया बयान आपको मैं बता दूं, वो ये कहते नजर आए कि साल 2014 से जो पहले का भारत था वो दुनिया पर बोझ था। उनको कहते हुए शर्म आती है। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। उस भारत को जिसकी पहली आजादी की सुबह पंडित नेहरू जी का वो भाषण, आज भी अगर दुनिया में कहीं राजनीतिक विश्लेषक बात करते हैं तो ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी की बात होती है जनाब। उस भाषण के ऊपर एक तरह का उसके ऊपर रिसर्च होता है। और अगर मोदी जी के भाषणों को कल कोई देखेगा तो क्या देखेगा? मंगलसूत्र है, भैंस आ गई है, वो उनको दे देंगे जी, जिनके बच्चे ज्यादा हैं बाबरी ताला जड़ देंगे। क्या बोल रहे हैं जनाब? तो तुलनात्मक ढंग से एक प्रधानमंत्री, क्योंकि 4 जून तक तो है ना जनाब ये हमारे प्रधानमंत्री, बाद में क्या होता है वो देखा जाएगा। और परिस्थितियां बता रही हैं, इंगित कर रही हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। उसी वजह से ये उनकी हताशा है जो इस तरीके के बयान वो निरंतर देते चले जा रहे हैं। जी मना साहब, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दी और इंडोर्स किया कांग्रेस ने, क्या आपको लगता है कि हम इतने कमजोर मुल्क के वासी, हमारा इतना कमजोर मुल्क है कि हमें पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए और इस पड़ोसी मुल्क को ये कहना चाहिए कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं? मैं विनोद जी पहले जसरोटिया साहब के जी इन्होंने जो कहा है उसके ऊपर थोड़ी सफाई दे दूं। ये कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फिर हमारे बहुत बड़े कद के इस देश के नेता शेख अब्दुल्ला साहब को, शेख अब्दुल्ला साहब की जनाब हमें भारतीय जनता पार्टी के पास से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि रोशनी की किरण अगर कहीं से नजर आती है तो वो शेख अब्दुल्ला साहब के वहां से नजर आती है। ये बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, जिनकी पैदाइश, जिस ऑर्गेनाइजेशन की पैदाइश है ये भारतीय जनता पार्टी, आजादी में उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, ये मुझे बताएं। कि आज ये 28 करोड़ लोगों को इग्नोर करना चाहते हैं। सेक्युलर देश है विनोद जी, ये क्या हालत होगी ये पाकिस्तान की? जी आप शेख अब्दुल्ला साहब के कद के लीडर के ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं, जबकि 2 मुल्कों की नेशन, 2 नेशन थ्योरी थी। तब था पाकिस्तान, जो मुस्लिम है वो हिंदुस्तान में रहे, मुस्लिम है जो वो पाकिस्तान में चले जाए, और जो हिंदू है हिंदुस्तान में रहे। ये शेख साहब थे जिन्होंने टर्न किया, उस हवा को टर्न किया और गांधी के और नेहरू के देश में यहां पे रहे। ये बात करते हैं
ये बताइए, इन्हें किसने रोका है जनाब? रोक करिए ना वहां पे अटैक। ये इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस थी, जिसने एक मुल्क को अपने साथ वो मिलाया और एक मुल्क के दो हिस्से कर दिए, एक बांग्लादेश बना दिया, सिक्किम को अपने साथ मिलाया। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? अब ये इलेक्शन का टाइम है, मुद्दों पे बातें नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बातें नहीं करेंगे। इनका एमपी 3,000, अगर मैं ठीक कह रहा हूं, 3,000 क्लिपिंग पकड़ी गई है। क्या सुरक्षा है हमारी यहां पे फीमेल्स की? ये बात करते हैं, आज इनको पता लग रहा है हमारी जमीन खिसक गई है, आज इन्हें पता लगा है कुछ नहीं है। कभी डॉक्टर साहब का बयान ले लेते, यो बयान ये करते हैं, उस बयान पे कोई नहीं जाए आएंगे। सिर्फ झूठ बोलना इनका काम है, झूठ बोल के वोट लेंगे, उसके बाद तबाह कर देंगे। हमारे देश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, हमारे देश के युवा को तबाह कर दिया। अग्निवीर लाया है, मुश्किल हो जाएगी विनोद जी। कौन शहादत देने गोली के सामने जाएगा जब आपका पता है कि आपके 4 साल के लिए इस देश में है? बाकी हमारा देश जनाब इतना महान है, डरने की जरूरत नहीं है विनोद जी। डराते हैं ना, हम नहीं डराते, ये डर की राजनीति पैदा करते हैं, ये डर की राजनीति चलाते हैं। डरने की जरूरत नहीं, बहुत महान देश है। आते हैं मना साहब पास आते हैं, लेकिन अभिजीत जी आपको जवाब देना होगा कि आपकी विचारधारा का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं। देखिए, जिस पर ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोग कि आप उनके साथ मिले हुए थे, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। चलें, ये तो इंडिया अलायंस और कांग्रेस के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी ये बेहतर जान सकते हैं कि काला पानी अगर किसी ने देखा तो हमारे ही लोगों ने देखा, जिसमें वीर सावरकर भी थे। इनके कभी कोई वहां पर काला पानी के आगे पीछे भी नहीं आया। इन्होंने जिस तरह की जेलें काटी हैं, 5 स्टार जेलें काटी हैं, वो तो देखने में इतिहास उनका निकालना पड़ेगा, क्या क्या सब हुआ करता था वहां पर, हमें अच्छी तरह से पता है। मैं जरा शेख साहब की बात के ऊपर ही आता हूं, जिसके ऊपर ये कर रहे हो। जब मैंने इनको कश्मीरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात की, इन्हें बुरा लगा होगा। इन्हें लगा कि कश्मीर में केवल मुस्लिम रहते हैं, जहां पर कश्मीरी पंडित भी रहा करते थे, सरदार भी रहा करते थे। बाद में खैर इन्हें अगर इसकी सोच आई होगी। सुन लीजिए जनाब, मैं बीच में नहीं बोलता, मेरी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता, मेरी एक आदत है मना साहब, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। वो बीच में बोले फिर देन आई मेक इट श्योर के लास्ट तक मैं ही बोलता रहूं। मैं इसलिए कभी ऐसी चीज स्टार्ट नहीं करता। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, तो आप सुन लीजिए जनाब। मान लिया, चले एक मिनट के लिए मानता हूं, भी हमारे चीफ जस्टिस ने भी उस दिन शेख साहब की बड़ी तारीफ की, तब से मैंने भी शेख साहब के खिलाफ बात करना छोड़ दी, मैं मान सकता हूं जी। एक बात बताएं, इसी कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस के आप साथ थे, इस कांग्रेस ने 14 साल से ज्यादा का बनवास शेख साहब को जेल में कटवाया। उसके बाद आप उसी कांग्रेस के जाके उसके गोदी के अंदर बैठ गए और आज आप कांग्रेस के नाम के कसीदे पढ़ते हैं। अरे मेरे बाप दादा को किसी ने 14 साल छोड़ के 14 दिन भी अगर जेल में रखा हो, मैं दोबारा जिंदगी में उसकी तरफ कभी आंख उठाकर न देखूं। फिर या तो आप दोगले हैं, या कांग्रेस सही थी, या शेख साहब सही थे, या आप आज सही हैं। इन तीनों में आज आपको निर्णय करना होगा कौन सही था कौन सही नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह आती है, अगर आपको इतना ही प्रेम जाग गया इन सब बातों के अंदर, तो एक चीज और सुनिएगा, आप कांग्रेस के भी कोई खास सगे नहीं रहे हैं। खैर, इनको कहां से पता लगेगा, ये बेचारे तो वैसे ही राहुल गांधी नाम की आंधी के अंदर इनकी आंखें जो है वो धूल से बढ़ चुकी है, इनको दिखाई नहीं देता। अगर हमें दिखाई देता है जनाब, हमें फारूक साहब का वो वीडियो भी दिखाई देता है जो भिंडरावाले के साथ वहां पर था, जबकि उस समय वो लॉयलिस्ट थे इंदिरा गांधी के। तो वो उसके पास क्या करने गए थे? कभी आपने कांग्रेस वालों को इस चीज की कभी आज तक प्रूफ दिया या बताया क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी? तो कम से कम इन बातों को आप लेकर चलिए। लॉयलिस्ट आप किसी के नहीं रहे आज तक। आज जब ये बात आ चुकी है, तो आज आप कम से कम इस फिर से वही आप 87 के पहले वाला पीरियड लाना चाहते हैं। आज जिस तरह के फारूक साहब आज बयान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिहाद शुरू करो, आपको कुर्बानियां देनी होगी। 87 के बाद भी तो आपने ये काम किया था। जो सबसे पहला 5 लोगों का हाजिर ग्रुप जो पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग करने के लिए, सभी के सभी तो एनसी के वर्कर थे। क्या इतिहास आपको याद नहीं है या भूल गए हैं आप? अरे इतना लाहू बहाने के बाद भी अगर आपकी प्यास नहीं बुझी है, आप इतने कश्मीरियों के खून के प्यासे हो, आज भी नहीं बुझी, आज आप फिर से वो दौर लेना चाहते हो? किस तरह की बात कर रहे हैं? इतने रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं डॉक्टर साहब, मैं खुद उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन ये बयान किस तरह के हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जनाब। ये कौन सी आप लोगों को पट्टी पढ़ा रहे हैं? बड़े कटाक्ष, जनाब, बड़े तीखे तेवर अभिजीत जसोदिया जी ने दिखाया। अभिजीत जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। लॉयल्टी की बात भाजपा करती है। कहां गई शिवसेना? पीडीपी के साथ है जनाब, ये अकाली के साथ है ये जनाब। हम तो आपके साथ भी थे। ओहो, यही तो है। हमने तो आपके उमर साहब को रास्ता दिखाया, हमने विदेश, हमने आपके उमर साहब को विदेश दिखाया, पता है आपको? पहले पापा ने दिखाया था 90 के दशक में, फिर हमने दिखाया। और जब आपने सत्ता हटानी थी, पीडीपी के साथ जुड़ गए। विदेश मंत्रालय क्या करते हैं आप? पापा ने 90 में दिखाया लंदन, हमने विदेश मंत्रालय दिखाया। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरा पापा वाला रोल निभाया था। आप सिर्फ मौके अब आपको पता है पांव उखड़ गए हैं विनोद जी। ये इसलिए चले वो 4 जून बताएगी आपको। हो रहे हैं अब 400 पार मुझे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, इनको विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या ये? भाजपा वाले सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? ये क्या बताना चाहते हैं?
आपका गठबंधन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है जनाब। बना दिया है आप मंदिर, कोई इसको कोई डरने की बात नहीं, किसी हिंदू को डरने की बात नहीं है। आप क्या किस तरफ लेके जाना चाहते हैं आप जनाब? ये बात करिए ना, यहाँ पे 3000 क्लिपें पकड़ी गई हैं जो आप कहते थे कि देश के फीमेल सीओ को बड़ी सुरक्षित रहेंगी। आप उस चीज की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, आप देश की चले मैं रोजगार कहां पे ले गए? चले मैं रोजगार। देशभक्ति हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है देशभक्ति क्या होती है। चलिए संजय सैनी, ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है और संजय जी से जानना चाहेंगे, संजय जी क्या जिस तरीके से कांग्रेस सनातन का विरोध कर रही है, मेजॉरिटी को निगलेक्ट करके क्या चुनाव जीते जा सकते हैं? देखिए विनोद जी, मेजॉरिटी की मैं बात करूं तो मेजॉरिटी तो भारत के अंदर है। जैसे मैंने कहा कि 75% जो है वो हिंदू मेजॉरिटी है भारत के अंदर, और इसका ध्रुवीकरण जो है वो राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने तौर तरीके से जो है वो करते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर आटा जो है वो 150 रुपये 200 रुपये जो है वो केजी मिल रहा है, टमाटर जो है वो 400 रुपये केजी मिल रहे हैं। लेकिन मैंने कोई भी पाकिस्तानी इस वक्त तक नहीं सुना कि वो ये बताए कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत टमाटर जो है वो महंगे मिल रहे हैं, या इसमें ये बताया जाए कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे भारत के कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो प्रेम पाकिस्तान के प्रति कहाँ से जाग जाता है ये मुझे मालूम नहीं है, और ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के रहने वाले हैं। राजनीतिक मेरी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन मेरा भारत सर्वप्रिय होना चाहिए। अगर भारत के ऊपर कोई उंगली भी अगर साधता है तो उसको उसका जवाब जो है वो गोली से मिलेगा, और भारत जो है वो सक्षम है, भारत के लोग जो है वो सक्षम है। अगर हमारी फौज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर अगर कोई इस किस्म की जो है वो कोई परेशानी आ जाती है तो भारत का नागरिक जो है वो भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जो है वो तैयार है। और उससे सबसे पहले जो है वो अगर संजय मनहास की बलिदान जो है वो चाहिए होगा तो संजय मनहास जो है वो बॉर्डर के ऊपर जाके लड़ने के लिए जो है वो सक्षम है, और तैयारी भी कर सकते हैं, और तैयारी भी करेगा और लड़ेगा भी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वो मुझे ये कहते हुए नजर आते हैं, ये मेरी समझ से जो बाहर आ जाता है कि कुछ वोट्स की खातिर, अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने की खातिर जो है उनको प्रेम जो है वो पाकिस्तान का नजर आता है। वो किस प्रकार से नजर आता है जगदीप जी, इसके बारे में आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि कहीं ना कहीं वक्तन बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया था, लेकिन कांग्रेस उसी स्ट्रेटेजी को लेकर आगे चल रही है, मिनॉरिटी को खुश कर रही है, और फिर ये कहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो आपका आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। AK एंटनी की रिपोर्ट पर तो कम से कम अमल करते हैं आप लोग। विनोद जी, मैं ससमान आपसे कहना चाहूँगा, जैसे भूमिका में आपने ये अभी बोलकर हटे आपकी कांग्रेस सनातन का विरोध कर रही है, मैं चाहूँगा कि आप इसे दुरुस्त करें। और मनहास साहब की अगर मैं वक्तव्य पर गया तो बात लंबी हो जाएगी, सिर्फ इतना कहकर बात पूरी करूँगा कि वाजपेयी साहब के उस वक्तव्य को याद कर लें कि पड़ोसी बदला नहीं जाता। यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाएं, और अगर उस हिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें भाजपा भी बड़ी मर्तबा ऑफ़र कर चुकी है पाकिस्तान को एक बेहतर रिश्ते बनाने के लिए एक ऑफ़र, तो वो छोड़िए। अब मुद्दे पे आते हैं। सनातन की बात देखिए बार बार होती है, सनातन का अर्थ पहले हम समझ लें। पिछली मर्तबा तो मैंने यहाँ पर बाकायदा श्लोक पढ़कर बताया था। तो सनातन शब्द जो है ये अपने आप में किसी भूमिका का मोहताज नहीं, एक ऐसी आप संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसा धर्म जो युगों युगों से है। तो उस पर तो मुझे लगता है ये बात कहना या करना कि भाई सनातन के कोई खिलाफ है, तो सवाल यहाँ पर सिर्फ ये हो रहा है कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग मुद्दे हैं। रही बात माइनॉरिटीज़ की, आप मुझे बताइए, जब आपके सामने इस देश का प्रधानमंत्री इस तरीके के वक्तव्य दे रहा हो तो क्या बतौर सबसे बड़ी विपक्षी जमात ये हमारा धर्म नहीं बनता? क्योंकि इस वतन की मिट्टी में सबका लहू लगा है। अब्दुल हमीद को याद कीजिए जो इस देश का पहला परमवीर चक्र था। मैं कितने नाम आपको गिनाना शुरू करूं, रानी लक्ष्मीबाई से आप शुरू हो जाइए। तो अब मैं मुद्दे पे आऊंगा क्योंकि बार बार हम मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, एक चीज इन्होंने कही, अध्यादेश की बात, शाह बानो का इन्होंने जिक्र किया, मैं बिल्किस बानो पे चला जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। अध्यादेश की ये बात करते हैं 2 मरतबा। पहले तो मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ यहाँ आपके इस मंच से, क्योंकि जब कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है तो वो सार्वजनिक नहीं होती इतना, लेकिन जब कोई संस्थान मर जाता है तो फिर श्रद्धांजलि जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। बड़े आहत मन से दे रहा हूँ कि इस देश का इलेक्शन कमीशन मर चुका है, ये मेरे शब्द हैं, इन्हें आप जरा गौर फरमाइएगा। और 1 नहीं 2 नहीं, ठीक चंडीगढ़ के बाद से पहले इंदौर, फिर सूरत, फिर खजुराहो
उसके साथ साथ आप अगर आप देखें तो मोदी जी के इन बयानों पर इलेक्शन कमीशन की इतनी हैसियत नहीं है कि वो डायरेक्टली उनको जो है वो नोटिस जारी कर सक पाता, जैसे कि टीएन शेषन साहब ने कहा था। और यहाँ एक और बात मैं जोड़ दूं आपकी जानकारी के लिए कि जिस तरीके के वीडियोस अब सामने आ रहे हैं, मैंने बड़ा बहुत राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, इन्होंने लोकतंत्र का गला रेता है। ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पोलिंग बूथ के बाहर भगवान श्री राम के कटआउट लगाए गए हैं, इंडियन आर्मी के लोग जो है लोगों को भड़काते दिखाई दिए हैं। मैं ओपनली बोल रहा हूं, विद वीडियोस प्रूफ, आई कैन प्रूव इट। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कई स्टेशंस तो ऐसे देखे गए हैं जहां पर मारपीट तक की जा रही है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं ये लोग, जिन्होंने 2 मर्तबा अध्यादेश लाकर, पहले इलेक्शन कमीशन जो सबसे मैं कहता हूं कि इंडिपेंडेंट जमात थी, स्वायत्तता के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी जमात इस देश के संविधान ने बनाई थी जो किसी के भी खिलाफ, क्योंकि जब सरकार नहीं रहती, चुनाव होना शुरू होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास एक्सट्रीम अथॉरिटी होती है। लेकिन आप आलम देखिए, यही वो लोग हैं जिन्होंने 2-1 का बहुमत लाकर उस अध्यादेश को पलटा, यही वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली की सरकार के जो तमाम अख्तियार थे वो अध्यादेश लाकर पलट दिया। आज ये बात करते हैं और फिर ये करप्शन की बात कर रहे हैं। अभी ये उंगली उठा रहे थे, मैं बेरोजगारी पर बात करूंगा। अरे जिस मुल्क में 1 घंटे में 2 किसान और 1 नौजवान आत्महत्या करे, वहां पर आप बात करेंगे। मुझे मनाज साहब की बात को इंडोर्स करते हुए मैं कंक्लूड करूंगा। देखिए 10 सालों में आपने क्या किया, आप उस पर बात करें। बात महंगाई पर करें, बात बेरोजगारी पर करें, बात कुपोषण पर करें, बात गरीबी पर करें, बात आप करें उस करप्शन पर जिसने बंटाधार करके रख दिया इस देश का। ऐसे ऐसे स्कैम्स जिनका अगर मैं जिक्र करूंगा तो आपका समय पूरा हो जाएगा। अंततः नटशल में ये कहना चाहता हूं कि अब ये देश समझ चुका है, अब पाकिस्तान और मुसलमान ये 2 शब्दों पर सियासत नहीं चलेगी, अब सियासत होगी लोगों के हक हुकूकों पर, उनकी बुनियादी जरूरतों पर। जी विनोद जी, क्या मना साहब आपको लगता है कि ये सियासत या वोट की राजनीति के लिए स्टेटमेंट दिया गया है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है? विनोद जी, आपको क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की देशभक्ति पे शक है? बताइए मुझे। नहीं है तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाता है। आरएस दुल्लत का जिक्र कर लिया। क्या बात करते हैं आप जनाब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की देशभक्ति पे शक करना। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको खड़ा किया ये पार्टी, उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, वो अंग्रेजों के साथ थी। जी क्या बात करते हो जनाब, वो समझा रहे हैं, समझाने के लिहाजे से कह रहे हैं शांति रहने दीजिए। ये डर का माहौल पैदा करके हम ये कर लेंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लें। जनाब आप लीजिए ना, किसने रोका? हम तो कह रहे हैं ना, अभी भी आपको चैलेंज करें, लीजिए। पता नहीं कहां पे आपने स्ट्राइक की थी, बड़ी अच्छी स्ट्राइक की आपने जनाब, बहुत अच्छा किया, आप ले लीजिए ना जनाब। फिर आपने ये कांग्रेस, आपने कहा पता नहीं कहां स्ट्राइक की थी। मैं शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं। करके ले ली है ना जनाब, तो ले लेना जनाब। किस लिए पीछे, किसने रोका? फिर सबूत मांगने वाली बात इनको रोका किसने है? जाइए ना जनाब, ले लीजिए, खुला मैदान है, जाके लीजिए। लेकिन इलेक्शन के टाइम ये मत डर का माहौल क्रिएट करें। इलेक्शन के टाइम ये मत करिए। आप करके बताइए ना, आप कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं, आप करके बताइए ना 2 टुकड़े पाकिस्तान के। हम आपके साथ हैं, हमारी सेना आपके साथ है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपके साथ है। आप जाइए ना, आप जाइए ना, कंट्री को अपने साथ मिलाइए। हम पूरे आपके साथ, लेकिन देशभक्ति पे हमारी उंगली उठाइए, आपकी देशभक्ति पे उंगली। कर्नाटक हो, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस आपको A1 लगती है, 100% दुरुस्त लगती है। अब आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन अभिजीत से जानना चाहूंगा। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई रोल नहीं था, और साथ में ये भी कहा कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। बड़ा संगीन आरोप लगाया है सुजीत मनाज जी ने। देखिए 2 नेशन थ्योरी जिसके लिए नेहरू जी 2 महीने के लिए, यानी कि जून और जुलाई के महीनों के लिए शिमला के वहाँ पहाड़ों में रहे और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जो भी यहाँ पर बुनते रहे, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो खैर उनसे तो मैं इस चीज़ का डिक्टेशन लेना नहीं चाहता हूँ। बात खासकर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से ज़रूर कहूँगा, कम से कम एनसी वालों को अपनी इस दोगली नीति से बाहर आ जाना चाहिए। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मुझे बताएं, आज आपको डर लग रहा है इन सब चीज़ों का? 87 से लेके आज तक जो आपने वहां पर किया, बताएं कितने लोग हैं जिनके प्राण चले गए आपके चलते हुए वहां पर? कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के षड्यंत्र चलते वहां पर मौत की घाट उतार दिए गए? और वो आप ही का समय था, टीकालाल टपरू जी आप ही के समय थे, जब फारूक साहब कुर्सी पे बैठे हुए थे, जब एक टेररिस्ट ने उनको गोलियां मारने के बाद उनके आगे पीछे फिल्मी स्टाइल में मोटरसाइकिल घुमाई, और उसके बाद क्या किया? वो बेचारा पानी को तरसता रही और लोगों से पानी मांगता रहा, किसी की हिम्मत
रोटी थी पानी पिला सके, आप ही का दौर था वो वाला। आज जब वहां पर शांति हो चुकी है, 99% आज शांति हो चुकी है, बताएं कितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, इक्का दुक्का को छोड़कर कितने परसेंट आज पत्थरबाजी होती है? 0%। डिक्लाइन इन टेररिज्म मोर देन 90%। अब आप आगे, क्योंकि बार बार हर एक चीज बोल रहे हैं कि हमें आंकड़े बताइए, आंकड़े गिनाइए, गिनाता हूं, वो 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट है आपके समय की, सबको अच्छी तरह से याद है। मैं आपको बताता हूं कि जब आपके इंडिया अलायंस में, उसमें आप भी पार्ट थे यूपीए 2 के अंदर, 2012-13 में जब आपके पास थी और 2021 में हमारे पास थी, कितना करंट अकाउंट बैलेंस -4.8% था, आज -1.2%। जीडीपी 5.5%, आज 9.1%। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस समय आपके दौर में 8.48, आज 12 पॉइंट। अब मैं आता हूं मोटी मोटी बातों की तरफ, जो आप पूछते थे कितने आपने बनाए, हॉस्पिटल कितने बनाए, एयरपोर्ट पता है आजादी से लेके आज तक कुल 74। कंप्लीट करने देना, कंप्लीट कर, नजर नहीं आता। मैं प्रचार हमने किया, ये बता दिया, हमने तो प्रचार किया, आपने आजादी से लेके, अरे सुने ना जनाब, आप क्यों नहीं आए जम्मू में? आपने जम्मू में क्यों नहीं खड़े किया? आप तो 60 साल से बेरादर करें जम्मू कश्मीर का, आपने जम्मू रियासी और कठुआ में क्यों नहीं खड़ा किया? आपने जम्मू रियासी और कठुआ में क्यों नहीं खड़ा किया? बताएं क्यों नहीं किया? वो आपको पता लग जाएगा। एयरपोर्ट आजादी से लेके आज तक, मैं मुद्दों पर रहूंगा, 74, अब कितने 150, मेडिकल कॉलेज आजादी से लेके आज 386, आज 706, यूनिवर्सिटी 676 आजादी से लेके आज तक, आज 1168। अरे बताए कितना कितना कुछ देश को करके दिखाया। मुद्दे आपके पास है ना, पाकिस्तान के हाथों जाके बिको, पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान का नाम लेके देश को डराओ, पाकिस्तान का नाम लेके देश को डराओ, ये काम करो। अरे अपने ही आप ही के वर्कर उठ के पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान बेच के हथियार उठाकर लाए, आपके वर्कर थे ना, जिन्होंने हाजिम ग्रुप कौन था? हाजिम ग्रुप पहला कौन था? पहले टेररिस्ट कौन थे? कहां से थे? आपके एनसी के वर्कर थे, आपके एनसी के वर्कर थे। सबसे पहले टेररिस्ट कौन थे? आपके 5 हाजिम ग्रुप के लोग थे। अरे पूरी के पूरी दुनिया को बेच के खा गए, छोड़े पड़े, 2.5 लाख की बैकग्राउंड अपॉइंटमेंट करके खा गए। जरा बच्चों की किटें नहीं छोड़ी आपने, बच्चों की किटें, बच्चों की बॉलें नहीं छोड़ी, बच्चों की गेंदें नहीं छोड़ी आपने। 112 करोड़ रुपए का जेकेसीए का स्कैम, फारूक साहब के खाते में जेकेसीए का स्कैम, जेकेसीए का स्कैम, 112 करोड़ रुपए मासूम बच्चों को लौटा दीजिए जनाब, क्या करते हैं? अरे जनाब लौटा दीजिए, ईडी भी बोल रही है लौटा दीजिए 112 करोड़ रुपया, कहिए फारूक साहब को लौटा दो। मासूम बच्चों की किटें खा गए, मासूम बच्चों की गेंदें खा गए, मासूम बच्चों की हलबटें खा गए। अरे शर्म करें थोड़ी सी जनाब, सरे हमारा क्या करेंगे? बच्चों के पैसे लौटाइए, पहले जेकेसीए के पैसे लौटाइए, चलिए पहले जेकेसीए के पैसे लौटाइए। ईडी पीछे पड़ी है, ईडी रोज बुलाती है, अब जाते नहीं हो। अरे दे आओ 112 करोड़ रुपया, 112 करोड़ रुपया वापस करो, उन्हीं बच्चों के मासूम बच्चों की किटें वापस करो, दो वापस उनको। अब उन्हीं बच्चों को उकसा रहे हो जिहाद के लिए, उन्हीं बच्चों को मारने पर आए हो, उन्हीं को उकसा रहे हो। अपने घर से भी को भेज देना था, अपने परिवार से भी को भेजना था जिहाद के लिए। जिहाद के लिए गरीब का बच्चा, जिहाद के लिए गरीब का बच्चा, जिहाद के लिए गरीब का बच्चा आपका क्यों नहीं जाता? आप भेजिए ना अपने बच्चों को जिहाद करने के लिए, गरीब के बच्चों से जिहाद करवाएंगे आप? शर्म कीजिए थोड़ी सी, गरीब के बच्चों को मरवाएंगे, थोड़ी शर्म कीजिए जनाब, कैसी बातें करते हैं? अपने घर से पहले जिहाद के लिए भेजिए, फारूक साहब को बोलिए, उमर साहब को भेजिए जिहाद करने के लिए, पहले उमर साहब को भेजिए जिहाद करने के लिए, फिर गरीब के बच्चों को, फिर गरीब के बच्चों को भेजिएगा, फिर गरीब के बच्चों को मरवाइएगा। 1 लाख से ज्यादा गरीब के बच्चों को मारेंगे आपकी एनसी के चलते, 1 लाख से ज्यादा गरीबों के बच्चे मारे आपकी एनसी की हुकूमत में। अपने यहाँ से जिहाद करवाइए, अरे करवाइए अपने यहाँ से जिहाद, लोगों को पाठ पढ़ाते हैं जिहाद का, शर्म करें थोड़ी सी। 1 लाख लोगों का खून बहाने के बाद भी शर्म नहीं आ रही। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहीं जगदीप जी, जो आपने कहा, आपके जो सहयोगी दल हैं वो बार बार सनातन पर टारगेट करते हैं, इसलिए हमने कहा कि आप कई सनातन जी सनातन विरोधी हैं। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।